I am Anil Kumar Sharma, your SS टीचर। आज मैं आपको SS में अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यही समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि वैश्वीकरण है क्या चीज। कि वैश्वीकरण अब परस्पर देशों के संबंध और तीव्र एकीकरण का नाम ही वैश्वीकरण है। अर्थात अपने देश अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? देखिए, वैश्वीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धाओं में आपस में इतनी ज्यादा होड़ है कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने का इच्छुक रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम व्यापार को उन्नत बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जोड़ सकते हैं, अपने व्यापार पे अवरोध लगाए रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए वैश्वीकरण आज पूरे विश्व की एक समस्या नहीं, एक आवश्यकता बन गई है। और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही विकासशील और विकसित देशों ने अपने आप विश्व के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यही वैश्वीकरण का उद्देश्य है, ताकि पूरा विश्व जो है खुले मन से, खुले दिमाग से विचार करके अपने व्यापार को उन्नत कर सके। इसलिए आज संसार के हर देश ने वैश्वीकरण को अपनाने का प्रयास किया है। हमारा देश भारत आजादी से पहले और आजादी के बाद भी हमने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया था, क्योंकि हम अपने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते थे, उनका संरक्षण करना चाहते थे। उनके संरक्षण के लिए हमने इन वस्तुओं के ऊपर उद्योगों पर प्रतिबंध लगा रखे थे। लेकिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाई तो हमने कुछ उदार नीति अपनानी पड़ी, जिसकी बदौलत आज हम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। अब आप कहोगे उदारीकरण क्या है? ये उदार, देखिए उदारीकरण क्या है? व्यापार पे लगे हुए अवरोधों को या प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण है। आजादी के बाद हमने अपने व्यापार पे कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे, ताकि भारतीय उत्पादों को संरक्षण प्रदान किया जाए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें अवरोधों को हटाना पड़ा। हर 1991 के अंदर भारत सरकार ने इस उदारीकरण की नीति को अपनाया, उदार रवैया अपनाया। अति आवश्यक चीजें को छोड़ करके हमने अन्य चीजों पर से प्रतिबंध हटा दिए, ताकि भारतीय उत्पाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुकाबला कर सके, उसके बराबर गुणवत्ता हासिल कर सके, अपने उत्पाद को संसार के बाजारों में बेच सके। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। अब हम फिलहाल उन्हीं चीजों के ऊपर प्रतिबंध है, दवाइयाँ हैं, सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, इस प्रकार के उपकरण, सेना संबंधी उपकरण है, इनके लिए तो सरकार लाइसेंस जारी करती है, बल्कि अन्य सब उत्पादों पर से हमने प्रतिबंधों को हटा दिया है। तो ये उदारीकरण है। उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने से भारत को बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि अनेक कंपनियां हिंदुस्तान में आई हैं, निवेश किया है। अब कहोगे निवेश क्या होता है? तो विदेशी व्यापार,
एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करना या वस्तुओं का आयात निर्यात करना ही विदेशी व्यापार कहलाता है। अब निवेश, कोई देश दूसरे देश के अंदर उसकी संपत्ति को खरीदने के लिए जो पैसा लगाता है या अपना फैक्ट्री या कारखाना लगाने के लिए पैसे लगाते हैं, वो निवेश कहलाता है कि हमने इस क्षेत्र में इतने पैसे का निवेश किया है। और निवेश करने वाला हमेशा फायदे की बात भी सोचता है। तो निवेश करना, जितना देश में अधिक विदेशी पूंजी का निवेश होगा उतना ही ज़्यादा देश श्रीमंत होगा, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का जो हम आयात करते हैं, हम मंगाते हैं दूसरे देश में, तो हमें उन वस्तुओं का भुगतान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में करना होता है। इसलिए इतना ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा होगी, उतना ज़्यादा हमें व्यापार में संतुलन रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसीलिए हमने वर्गीकरण को अपनाया है। अब आता है निजीकरण। तो कुछ सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम निजी हाथों में सौंप देना निजीकरण। अब ये निजीकरण है क्या? निजीकरण व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को देना। अब निजीकरण के माध्यम से क्या है कि जो व्यक्ति है वो प्रतिस्पर्धा करता है, होड़ करता है और वस्तुओं का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होता है। और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण ही लोग चीज़ों को पसंद करते हैं और चीज़ें अधिक मात्रा के अंदर सुलभ हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। तो निजीकरण क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम को निजी हाथों में सौंप देना निजीकरण कहलाता है। तो ये मैंने वाणिज्यकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों की आपको परिभाषा बताई, विदेशी व्यापार और निवेश बताया। अब आता है श्रम कानूनों में लचीला। देखिए श्रम कानून क्या है? मजदूरों के लिए बनाए गए कानून वो होते हैं श्रम कानून। अब उस श्रम कानून में लचीला कि प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, जब वो किसी देश में निवेश करती है, उद्योग में पैसा लगाती है, तो कंपनी ये सोचती है कि भाई श्रम कानून नरम हो, लचीले हो। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के सामने श्रम कानून कठोर है तो उस देश में निवेश नहीं करेगी। तो क्योंकि श्रमिकों के कानून में लचीलेपन का अर्थ यह है कि नियोक्ता जो मालिक है वो लगा रहा है, वो अपनी इच्छा से उनको नौकरी में रखेगा। मौसम के अनुसार अगर कारखाने में, उद्योगों में कार्य है तो उनको रखेगा, नहीं है तो उनको हटा देगा। तो हर बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें लचीलापन चाहती है, नरम व्यवहार चाहती है और ऐसा देशों को करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे देश में अब भी अनेक कंपनियां जो है श्रम कानून में और लचीलापन चाहती है। इसकी वजह यह है ताकि उनके मूल्य की लागत ना बढ़े, उन्हें नुकसान ना हो, उन्हें फायदा हो, वो ठेके के ऊपर मजदूरों को रख सके और जब आवश्यकता ना हो तो उन मजदूरों को हटा दें। तो ऐसा जो है लचीलापन हर राष्ट्रीय कंपनी चाहती है, वो राष्ट्रीय कंपनी दोनों ही चाहती है, ताकि जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इतने सरल लचीलापन। अब आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो दूसरे देशों के उद्योगों पर किस प्रकार से नियंत्रण करती है। देखिए सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं ऐसी कंपनी जिसका एक से अनेक राष्ट्रों के अंदर व्यापार होता है या उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी तो है क्योंकि इसका अनेक देशों में कारोबार है। अमेरिका की फॉर्ड मोटर कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रेलमैक्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि ये कंपनियां अनेक देशों में कारोबार करती हैं। अब ये वहाँ के उत्पादों पे या उद्योगों पे किस प्रकार से नियंत्रण करती है, ये प्रश्न बड़ा विचार है। देखो प्रत्येक बहुराष्ट्र वहां अपना उद्योग लगाती है, तो अपने उद्योगों के मॉडल को डिजाइन किया और फिर वहां पर वो स्थानीय कंपनियों को
अपने उत्पाद की पुर्जे बनाने का ऑर्डर देती हैं और फिर उनसे वो पुर्जे खरीदती हैं और अपने उत्पाद का तैयार करके उसको अपने ब्रांड का नाम दे देती है। इस प्रकार से स्थानीय कंपनियों को वो अपने नियंत्रण में ले लेती है। कभी कभार वो ऐसा भी कर देती है कि स्थानीय कंपनी को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए पैसे का निवेश कर देती है, पैसा देती है, पैसा लगा देती है और जिम्मेदारी उन्हीं की सौंप देती है। वह शर्त है माल के उत्पाद पर ब्रांड उनका होगा, लेबर उनका लगेगा, नाम उनका होगा, उत्पादन वही कंपनी करेगी, स्थानीय कंपनी। तो इस प्रकार में वो जो है नियंत्रण स्थापित कर देती है। छोटी कंपनियां खुलवा देती हैं अन्य सामान बनाने के लिए और उनसे सामान खरीद के अपना ब्रांड तैयार कर देती है, मैंने आपको शुरू में बताया। तो इस प्रकार से ये कंपनियां जो होती हैं वो राष्ट्रीय, ये दूसरे देशों के उत्पाद के ऊपर भी अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं और ब्रांड का नाम बना देती हैं। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है अनेक प्रकार से जो है विश्व के अंदर अपनी भागीदारी को निभाती है। अब आता है वैश्वीकरण के प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ते, कहीं नकारात्मक है तो कहीं सकारात्मक है। देखिए, सकारात्मक प्रभावों के अंदर यह है कि जो उपभोक्ता होता है प्रतिस्पर्धा के कारण उसे वस्तु सस्ती और अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त हो। ये वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि जब एक ही कंपनी का सामान होगा तो महंगा होगा और जब उस सामान को बनाने वाली अनेक कंपनियां आ जाएंगी, बाजार में अनेक प्रकार के उत्पाद होंगे, तो उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता मिलेगी और मूल्य भी उसका सही मिलेगा। तो कीमत नहीं बढ़ने पाती ऐसी स्थिति के अंदर। जो कीमत बढ़ा देगी कंपनी, उसी का माल वो खरीदना बंद कर देगी। एक तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव तो ये है। दूसरा ये है कि देश में उपभोग धंधे बढ़ जाते हैं और उपभोग धंधे बढ़ जाने के कारण अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन होगा, अर्थात रोजगार की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव ये है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है, क्योंकि जब आयात निर्यात होगा तो देश के अंदर विदेशी मुद्रा आएगी, करेंसी आएगी, और विदेशी मुद्रा आएगी तो विदेशी जो हमारा मुद्रा कोष है उसमें बढ़ोतरी होगी और देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। अब देखिए, नकारात्मक प्रभाव ये होते हैं कि कई बार क्या होता है कि श्रम कानून में जो लचीलापन है वो श्रमिकों की स्थिति खराब कर देता है, क्योंकि श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित हो जाता है, अनियमित हो जाता है, वेतन कम हो जाता है, कंपनियां उन्हें आवश्यकता न होने पर हटा देती हैं। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। और एक नकारात्मक प्रभाव ये कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों से तो व्यापार मुक्त करना चाहते हैं, वहां से तो अवरोधों को हटवाना चाहते हैं, लेकिन अपने देश में लगे हुए अवरोधों को वे लोग समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो इससे भी जो है जो विकासशील देश है उन्हें किसी क्षेत्र में तो फायदा होता है, किसी में नुकसान हो जाता है। तो ये वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ रहे हैं। अब इसी प्रकार से उदारीकरण के प्रभाव पड़ते हैं। तो उदारीकरण से क्या होता है कि जब व्यापार की मापदंड उदार है, सरल है, तो देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में निवेश हो जाता है, विदेशी पूंजी आ जाती है। और जब विदेशी पूंजी आ जाती है तो देश के अंदर उद्योगों की संख्या बढ़ जाती है। हमारे देश की कंपनियां भी अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने लगती हैं और वो उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार से उदारीकरण और वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर अच्छे प्रभाव भी है और कुछ बुरे प्रभाव भी है। लेकिन ये प्रक्रिया हमें अपनानी इसलिए पड़ी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो थी
घाटे में जा रही थी, विश्व बैंक से लोन मिलना तक मुश्किल हो गया था, सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। तो इसीलिए 1993 के अंदर हमारी सरकार ने इन प्रक्रियाओं को अपनाया था। अब आता है बाजार का एकीकरण कैसे करना है। देखिए, वैश्वीकरण के कारण जो बाजार है वो एकीकरण एक भी हो जाता है। आप कहोगे कैसे हो जाता है? देखो, आज आप देख रहे हो कि भारत की सड़कों के ऊपर अनेक प्रकार की विदेशी कारें घूमती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं भारत के नौजवानों के पास, नवयुवकों के पास विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हैं। चीनी बाजार सामान है जो है वो हमारे बाजारों में भरा पड़ा है, सस्ता है, खिलौने वगैरह चीन के। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ अनेक प्रकार के विदेशी चीजें हैं और हिंदुस्तान की कुछ चीजें भी दूसरे देशों में। तो इससे बाजार का एकीकरण होगा, बाजार हमें एक दिखाई दे रहा है और क्योंकि वस्तु खरीदने में हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि बाजारों का एकीकरण जो है इस वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रक्रिया के कारण बड़ा आसान होता है। आज वस्तुएं बड़ी आसानी से सुलभ हो जाती है। अब ये क्या उदारीकरण वैश्वीकरण 20 साल तक आगे क्या होगा? देखो, ये वैश्वीकरण चलता रहेगा क्योंकि प्रत्येक विश्व की एक समस्या है, वो अपने व्यापार को उन्नत करना चाहता है और ये काम वैश्वीकरण के माध्यम से ही हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि हर देश के अंदर विदेशी शॉपिंग मॉल होंगे जहां विदेशों की वस्तुएं मिलेंगी। जब हम वहां का भ्रमण करेंगे, वहां जाएंगे तो हम अपने आप को अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में ही पाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हर चीज मिलेगी। तो भविष्य के अंदर जो है वैश्वीकरण जारी रहेगा और ये जारी रहने के कारण इसके अच्छे प्रभाव भी रहेंगे। ये होगा आपका वैश्वीकरण। अब यह सवाल जो उठता है कि भाई बाजार पे एकीकरण हो गया और जो है 20 साल के बाद भी जो है वैश्वीकरण जारी रहेगा, इस पे भी हमने चर्चा की। अब यहाँ एक विश्व व्यापार संगठन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या चीज है? देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। तो विश्व के अनेक देश मुक्त व्यापार करना चाहते थे और व्यापारों के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने इन प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए ही एक समूह बनाया और उस समूह में कुछ नीतिगत निर्णय लिए। उन निर्णयों के तहत, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग उस समय 100 देश शामिल हुए थे, उन्होंने आपस में ये निर्णय लिया कि भी व्यापार पे जिन हमने प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको हटा दिया जाए, मुक्त व्यापार किया जाए। साथ साथ एक दूसरा देश आपस में एक दूसरे देश की सहायता करें। अब भारत को इससे क्या लाभ है? भारत से लाभ, भारत भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। इससे भारत विश्व के जो सदस्य देश हैं उनके साथ खुला व्यापार कर लेता है। साथ में विकसित देशों की जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, वो भारत को सस्ती प्राप्त हो जाती है और जिससे भारत अपना आर्थिक विकास आसानी से कर सकता है। इतना ही नहीं, इस माध्यम से हम विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से विकासशील देश विकसित देशों से पैसा भी दे सकते हैं। अब कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक भी है। नकारात्मक ये है, विकासशील देशों के समक्ष एक चुनौती रहती है
कि अपनी गरीब जनता को खाद्यान्न सस्ता उपलब्ध कराए, दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध कराए, लेकिन जो विकसित देश है वो ऐसा करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि देश का जो अंदर है सामान उचित कीमत पर मिले, जो रेट है उसके कम पे नहीं। जैसे कि भारत का एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत में कृषि उत्पाद है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विकसित देश तो ये चाहते हैं कि भारत अपनी खेती का पूरा अनाज अधिकतम समर्थन मूल्य पर बेचे, सरकारों से खरीद, उनके किसानों से खरीदिए। जबकि भारत सरकार ये सोचती है कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं जो अधिक कीमत पे अनाज नहीं खरीद सकते, उनको राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता राशन दिया जाए, जो कि विकसित देश ऐसा नहीं चाहते हैं। दूसरा, अगर हमने विकसित देशों की सभी मापदंडों को मान लिया तो जीवन रक्षक दवाएं जो हमारे जीवन में काम आती है वो दवाएं बड़ी महंगी हो जाएंगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो इसलिए विकासशील देश उनकी सभी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मान ली तो देश की जनता परेशान हो जाएगी। तो यहाँ इस व्यापार संगठन के कुछ फायदे हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां कम है इसलिए हमने उनको अपनाना पड़ा है। अब यह प्रश्न भी उठता है कि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और श्रम कानून में लचीलापन की मांग भी करती है, उससे कंपनी का तो फायदा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो सस्ते मजदूर मिल जाएंगे और मजदूरों को वो अपनी आवश्यकता के अनुसार हटा भी सकती है। लेकिन जो मजदूरों का स्थिति है वो बड़ी शोचनीय हो जाती है। यानी कि मजदूरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पढ़ना है इसमें। देखो, मजदूर बेचारे जरूरत के समय उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार अनिश्चित हो जाता है, उनका सीमित हो जाता है, और सीमित रोजगार होने के कारण उनके काम धंधे ठप हो जाते हैं। जब रोजगार ही नहीं होगा, बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर तो इसका अच्छा प्रभाव है, लेकिन मजदूरों की स्थिति जो होती है वो बड़ी दयनीय हो जाती है। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी देश की है वो श्रम लागत को कम चाहती है कि हमारे ऊपर श्रम का बोझ कम से कम पड़े, और दूसरी स्थिति में जब अधिकांश कार्य मशीनों से होने लगता है तो वहां मानव श्रम कम हो जाती है, और जब मानव श्रम कम हो जाता है तो मजदूरों की स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस श्रम कानूनों के अंदर ज्यादा लचीलापन फिर ठीक नहीं है। अब भारत सरकार ने इसकी तरफ बड़ा ध्यान दिया है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखा है और अपने विदेशी व्यापार को भी उन्नत करने का प्रयास किया है। दोनों के बीच सामंजस्य तालमेल बैठाते हुए हमने अनेक कंपनियों को भारत के अंदर पूंजी निवेश करने का न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। ठीक है। अब आता है आजादी से पहले से। देखिए, आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज ही हमारे यहाँ से कच्चे माल का दोहन करते थे और उसे ले जाते थे, और वहां से बने हुए पक्के माल को ला करके हिंदुस्तान में बेचते थे। तो आजादी से पहले तो उद्योग धंधे जो भी थे पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। वे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ कार्य कर पाते थे। अब आजादी के बाद प्रथम दशक में 1950 से 60 हमने अपने उत्पादों को महत्व देने के लिए, अपने उत्पादों के संरक्षण के लिए
विदेशी व्यापार पे और निवेश पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए ताकि हमारे उत्पाद अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण अपने देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरा, ये भी डर था कि कहीं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोबारा देश पे कब्जा करके ना बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमने व्यापार पे अवरोध लगा रखे थे, प्रतिबंध लगा रखे थे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी डावाडोल होती जा रही थी, बड़ी खराब होती जा रही थी। पूंजी का अभाव बढ़ता जा रहा था, भारतीय उद्यमी परेशान हो गए थे, वो सरकार से लचीलापन चाहते थे। यही कारण था कि भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इन अवरोधों को हटाया और आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके शेष सभी के लाइसेंस जो है निजी हाथों में सौंप दिए कि आप किसी प्रकार का वस्तु का उत्पादन करो, बेचो। और 1991 में तो हमने पूर्ण रूप से ही इन्हें समाप्त कर दिया। आज केवल 6 चीजें हैं जिनके लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है, बाकी हर चीज को, हर कंपनी को बनाने का पूरा अधिकार है। आज हमारा विदेशी निवेश बढ़ करके पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के ऊपर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा है और नकारात्मक प्रभाव नाम मात्र के हैं। अतः भारत सरकार को भविष्य में भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि देश की अधिकांश जनता गरीब है और उन गरीबों का उत्थान, गरीबों की उन्नति, गरीबों के भले के लिए सरकार को इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निगरानी और नियंत्रण भी रखना होगा ताकि वे मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण ना करें और हमारे देश के सामने मजदूरों की स्थिति दयनीय न हो, मजदूरों की उन्नति और कल्याण हो, ऐसे सरकार को नियम बनाने चाहिए। और जैसा कि भारत सरकार बना भी रही है, न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और इसके साथ साथ मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की भविष्य निधियां शुरू की गई है। मजदूरों के समाज की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। दुर्घटना होने पर उन्हें बीमे के रूप में कुछ राशि भुगतान भी की जाती है, क्योंकि ऐसे कानून भारत जैसे विशालशील देश में आवश्यक है। क्योंकि जब मजदूरों का संरक्षण होगा, उनका बचाव होगा, उनकी सेहत सही होगी, रोजगार निर्मित होगा, तभी वो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये तो आपका पाठ था भाई, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आता है देखिए कि भाई आपको पर्सन क्या लिखेंगे इसमें, तो वो पर्सन आपको लिखेंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव। उदारीकरण क्या है, उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। निजीकरण क्या है, श्रम कानूनों में लचीलापन बहुराष्ट्रीय कंपनी को किस प्रकार मदद पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों के उत्पाद पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से नियंत्रण रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजारों का एकीकरण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भविष्य के लिए भी वैश्वीकरण को जारी रखना चाहिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन पर एक नोट लीजिए। तो आपको ये वाले सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि याद अवश्य करने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।